कश्मीर में पक्षपात बंद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे। सरहद पर रक्तपात बंद। हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना। नोटों का राज बंद। छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। खुले में शौच बंद। हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके। ट्रिपल तलाक बंद। जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए मंदिर निर्माण है। दुनिया में डंका है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन की नहीं चिंता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अनहोनी को होनी करने में केवल मेहनत नहीं लगती, लगता है हौसला, लगती है सोच, लगता है समर्पण। ऐसा नहीं है कि 8 सालों में कमियां नहीं थी या असफलताएं नहीं थी, लेकिन बीते 8 साल भारत में अनहोनी को होनी बनाने की कहानी कहते हैं। स्वागत हुआ, आलोचना हुई, तालियां मिली, गालियां मिली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ ऐसा किया जो इतिहास की किताब में दर्ज किया जाएगा। दुनिया के हर नेता के कंधे से कंधा मिला। एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देखती है। देश के हर मोर्चे पर आत्मनिर्भरता का फलसफा है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान मैन्युफैक्चरिंग हो या सभी सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। जन जन के खाते में अब पूरा रुपया पहुंचता है। स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। सरहद पर पाकिस्तान युद्ध विराम को मजबूर है। एलएसी पर चीन भारत की ताकत से दो चार। से पहले ऐसे न जाने कितने मुद्दे थे जिनके बारे में कहा जाता था ये तो हो ही नहीं सकता, वो सब 2022 तक हो चुका है। कश्मीर से 370 हटा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, भारत में नोटबंदी हुई, ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगी, सेना ने सरहद लांघ कर आतंक को कुचला।
चंद महीनों की मियाद में करोड़ों वैक्सीन लगे। साल से एक और बड़ा चैलेंज था, आतंकवादियों के किले में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके छक्के छुड़ा दिए, मुस्लिम बेटियों को शहीद हुए अपने वीर जवानों। सियावर रामचंद्र की जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले। हम न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, समय के रहते हुए करें। ...2019 से पहले कौन कह सकता था या सोच भी सकता था कि कभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकती है। जिस धारा के हटने तो छोड़िए छेड़ने के जिक्र भर से ये धमकियां मिलती थी कि घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, वो हटाने का साहस कौन दिखाता। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले ने धारा 370 का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया। न एक गोली चली, न किसी की कोई धमकी रोक सकी। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। 2019 तक देश नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दौर से मोदी और मुफ्ती के दौर तक आ गया, लेकिन धारा 370 कश्मीर को शेष भारत का अभिन्न अंग बनने से लगातार रोकती रही। वो धारा जिसे 1949 में लागू करते समय संविधान में ये जोड़ा गया था कि टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दिल्ली में कश्मीर पर सिर्फ सुगबुगाहट होती थी और कश्मीर से खून खराबे की धमकियों से लेकर देश की संप्रभुता और सामर्थ्य को चुनौती मिलने लगती थी। अमित शाह साहब को मैं कहना चाहती हूँ, अमित शाह साहब, आप किसी गफलत मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो, जो आप ये सोचते हो कि ऐसा करत रहा सदर खत्म। 370 हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक पुल है। आप कदम छीए, जब आप इस पुल को तोड़ोगे तो महबूबा मुफ्ती जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो हिंदुस्तान की आईन की कसम खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर की आईन की कसम खाते हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। मगर खुदा के वास्ते जो तुमने हमसे वादे किए हैं उन पर तो टिको।
तुम 370 को खत्म करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो। यहाँ का आवाम आपको मदद नहीं करेगा, उसमें हम भर जाएंगे, मगर 370 को कोई भी कमी नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसको ज्यादा भरेंगे। आपके मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं। यानी देश एक था, विधान दो थे, देश का राष्ट्रीय ध्वज एक था, निशान दो थे। 70 साल से ऐसा ही चलता रहा। कट्टरपंथ और आतंकवाद के गठजोड़ ने धरती की जन्नत को दोज़ख में तब्दील कर दिया। दिल्ली की परंपरागत राजनीति के लिए कश्मीर के माथे पर लगा अलगाव का कलंक या तो विवादित मुद्दा था या दहकते अंगारे पर पैर रख देने जैसा। लिहाजा किसी ने इसे छुआ ही नहीं और आतंकवादी अलगाववादी दिल्ली सरकार से डील तक करने की स्थिति में आ गए। सबने मान लिया था कि कश्मीर का मुद्दा तो कभी सुलझ ही नहीं सकता। धारा 370 तो हटने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर आई तारीख 5 अगस्त 2019 की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साहस भरे फैसले ने अनहोनी को होनी कर दिखाया। धारा 370 ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। जैसे ही यह धारा हटी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। वो सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए जिन्हें 70 साल से लागू नहीं किया जा सका था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन रहते हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और वहां की पंचायत या वहां की नगरपालिका या वहां की महानगरपालिका न वो चुनाव में मतदान कर सकते थे न चुनाव लड़ सकते थे। ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में उनको सब अधिकार है, अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखा जाए तो अनहोनी को होनी करने की दास्तान सिर्फ 370 को हटाने तक ही नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है सुरक्षा व्यवस्था की वो कोशिशें जिनके चलते बिना एक गोली चले देश का इतिहास बदल गया। और हाँ, घाटी में तिरंगा उठाने वालों की कमी अब भी नहीं। कौन सोच सकता था कि 500 सालों से देश के सांप्रदायिक धैर्य की परीक्षा लेते चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा होगा तो कहीं से एक झड़प तक की खबर नहीं आएगी। ये सोच पाना भी असंभव था कि श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर निर्णय आएगा और देश का माहौल नहीं बिगड़ेगा। मोदी सरकार के खाते में ये होनी भी दर्ज हुई जो किसी भी सोच के हिसाब से अनहोनी थी। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रखकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का। एक तारीख थी 1528 की और एक तारीख आई 9 नवंबर 2019।
एक तारीख है अयोध्या में बाबरी मस्जिद तामील होने की, दूसरी तारीख है अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की उद्घोषणा। इन दो तारीखों के बीच न जाने कितने दंगे हैं, झगड़े हैं, मुकदमे हैं, खून खराबा है, न जाने कितनी पीढ़ियों के आंसू और न जाने कितनी पीढ़ियों का इंतजार शामिल है। अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं, धार्मिक भी हैं, संघ की पृष्ठभूमि के भी हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय जब ये आंदोलन 90 के दशक में चला तो एक बार वो अयोध्या भी गए थे। अगर आप देखें तो जब ये राम मंदिर आंदोलन पूरा हुआ और जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी जब वहां शिलान्यास के लिए वहां पहुंचे थे तो उस समय उनकी जो भाव भंगिमा थी, जो उनका धार्मिक भाव था, वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। श्री राम जन्मभूमि विवाद ऐसा था जिसकी आंच में न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश तपता रहता था। जो इसके पक्ष विपक्ष में बोलता था उसकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगता था। मामला कोर्ट में था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति थी जो उन्हें तब भी इस मामले पर खुलकर बोलने का साहस देती थी। इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तलाशों से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने नवंबर 2019 में श्री राम जन्मभूमि के अधिकार में निर्णय सुनाया और मस्जिद को अलग जमीन देने का आदेश दिया। सैकड़ों साल का विवाद एक तारीख में सिमट आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी कोर्ट के आदेश को सही से पालन कराना, देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोकना, पीढ़ियों पीढ़ियों की इच्छाओं के मंदिर के निर्माण का सही प्रबंधन करना। आइए आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। जिस श्री राम मंदिर पर उठे विवाद ने 1993 में मुंबई को सबसे भीषण दंगों में धकेल दिया था, जिस अयोध्या विवाद ने कितनी ही सरकारों की बलि ले ली थी, जिस मंदिर मस्जिद विवाद ने लोगों की नसों को दशकों से भड़का रखा था, उसका निपटारा चंद घंटों में हो गया। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री की अपील थी, सरकार का सुरक्षा प्रबंधन था, देश में हिंसा का एक पत्थर तक नहीं चला, नफरत की एक खरोंच तक किसी को नहीं आई। जिस तरह से ये विवाद शांत हुआ वो भारत के इतिहास में मोदी सरकार की अतुलनीय उपलब्धि के तौर पर दर्ज रहेगा। पीएम मोदी के 8 साल के कुल शासन में 2 साल कोरोना महामारी के थे।
पूरी दुनिया दहशत में थी। बड़ी बड़ी महाशक्तियों के हौसले पस्त थे। भारत की विशालतम आबादी और कोरोना जैसा संक्रमण, दुनिया भारत के भविष्य को लेकर डरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब वो कर दिखाया जो दुनिया के सामने असंभव को संभव कर देने की सबसे बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी की यह मुस्कुराहट देश के लिए भरोसे की गारंटी थी। और ये मुस्कुराहट तब सबको दिखी जब देश के सामने सवाल था कि कोरोना जैसी महामारी से बचाने वाली वैक्सीन सबको कैसे लग सकेगी। तब जबकि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ ये भविष्यवाणियां कर रहे थे कि भारत की इतनी बड़ी आबादी को 100% वैक्सीन लगना असंभव है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। पीएम ने वैक्सीन लैब में निरीक्षण से लेकर वैक्सीन लगने तक के पूरे कार्यक्रम पर सीधी नजर और निर्देश रखे। और तब भारत ने अपनी कोवैक्सीन बनाई और साथ में दूसरे देशों की वैक्सीन को धीरे धीरे मंजूरी दी। देश की आबादी को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन की योजना तैयार की। दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन सुरक्षित पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन तैयार की। अफवाहों के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री ने देश के जनमानस को वैक्सीनेशन को राष्ट्र हित से जोड़ते हुए तैयार किया। 16 जनवरी 2021 से अभियान चला और एक एक दिन में 42 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर तो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 1.5 साल में भारत में 192.38 करोड़ खुराक वैक्सीन की दी जा चुकी है, जो दुनिया के लिए अजूबा है, अचंभा है। बहुत बड़ा कदम है। ये तो दुनिया मान रही है कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए, उसके आकार को देखते हुए और यहाँ पर कई तरह की चुनौतियां हैं, विषमताएं हैं, विविधताएं हैं, उनको देखते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि 150 करोड़ से ज्यादा, सबसे ताज़ा संख्या भी मेरे पास नहीं है, लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अभी काफी काम बाकी है, लेकिन जो हुआ है वो लगभग साधारण है, ऐतिहासिक है। हालांकि ये बात भी सच है कि इस तरह की कोई चुनौती भी पहले नहीं आई थी, लेकिन जो हुआ है काम वो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त है। प्रधानमंत्री मोदी के कई फैसलों को लेकर उन पर राजनीति करने के या वोट बैंक को साधने के या किसी के वोट बैंक में सेंध लगाने के आरोप भी लगे, लेकिन हुआ वही जो उन्होंने ठान लिया। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे फैसले लेने से इंच भर पीछे नहीं हटे जो उनसे पहले भारतीय राजनीति में असंभव जान पड़ते थे। ये खुशी शायद दशकों की 3 तलाक की प्रथा से आजादी की थी, या शायद सदियों से चले आ रहे शोषण से मुक्ति का उल्लास था। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का सबसे पहला निर्णय 3 तलाक से निजात देने वाला कानून बनाने का था। 3 तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए कि उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद तो भरते हैं। कभी कहा जाता था कि यह मसला राजनीति के लिए चुनौती है, जिसे छूने का अर्थ होगा धार्मिक मामलों में दखलंदाजी। लेकिन मोदी सरकार ने इसे धार्मिक या राजनीतिक से अधिक सामाजिक मुद्दे की तरह देश के सामने रखा और जनादेश हासिल किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि बहुत संवेदनशील
व्यक्तियों में भी है, जो उनकी सोच परिलक्षित होती है। तो महिलाओं के साथ जो उस ढंग के आचरण हो रहे थे, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए कि 3 तलाक को समाप्त किया जाना, अगर मौका आया तो 3 तलाक को समाप्त किया जाएगा। संभवतः ऐसा वो उनके मन मस्तिष्क में रहा होगा। दूसरी बार जनादेश मिला तो वो हुआ जो भारतीय राजनीति के लिए अब तक असंभव था। लेकिन 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी शायद बेहद कठिन रहा होगा, क्योंकि एक तरफ कठोर राजनीतिक बयानबाजी थी जो नियत पर सवाल उठा रही थी। कोई ऐतिहासिक दिन किसी के लिए नहीं है। ऐतिहासिक दिन तो आप लोग सबको बना ही देते हो। रोज बिल पास होते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल पास होते हैं। लेकिन इस बिल में इतनी कमियां हैं कि आने वाले दिनों में जब ये लागू होगा तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल बी फोर्स टू अमेंड इट अगेन। हमारी तरफ से तो हम तो विरोध कर ही रहे थे, तो हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जाए और इसमें कुछ संशोधन हो। हमने अमेंडमेंट्स मूव किए, लेकिन सत्ताधारी ने बात नहीं मानी। लेकिन दुख की ये बात है कि जिन लोगों ने डिबेट के दौरान ये ऐलान किया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और इसके वोट इसके खिलाफ करेंगे, जब वोट का टाइम आया तो वो सदन में दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्या मतलब? वो तो उनसे पूछिए, कुछ ऐसे दल हैं जो नहीं दिखे, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। उनसे पूछिए आप कि क्यों नहीं थे आप, और अगर आपको आना नहीं था तो फिर सरसरी तौर पे आपको कहने की क्या जरूरत थी। कहीं सत्ता की मनमानी और मुसलमानों के खिलाफ राजनीति के आरोप लगे। पति पत्नी विवाद का मामला सिविल अदालत का होता है, लेकिन 3 तलाक के मनमाने और क्रूर रिवाज को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने इसे क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक कृत्य का दर्जा दिया। 3 तलाक की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं 75% गरीब परिवारों से आती हैं, ये समझना चाहिए। तो इन गरीब महिलाओं के लिए भी ये बहुत बड़ा एक रास्ता है सर। और सर कहा गया कि आपने बेल में उसको क्यों कहा है सुनने के लिए? उसको बहुत सिंपल सी बात है सर। जब बेल लेके वो आएंगे हस्बैंड साहब, एक तो है वो क्यों करते नहीं करें, वो 3 तलाक नहीं दे तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। जब बेल आएगा सर तो पत्नी से पूछेगा और पति से तुमने 3 तलाक दिया है? नहीं दिया है तो जाओ घर लेके जाओ, इज्जत से नोट कर ले, और अगर दिया है तो जेल जाओ, सफिशिएंट सलाह। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। और सर ये पूरा सिस्टम जो है सर, हमने वेरिएबल भी किया सर, हमने कंपाउंडेबल भी किया, हमने कोई एब्यूज को बिल्कुल। और सर किसने पूछा कि आपने क्यों ब्लड रिलेशन का सेक्शन 498 में इस बात का प्रावधान? 3 तलाक या तलाक के बिद्दत न तो कानूनी था न सही से इस्लामिक रिवाज। लोग फोन पर, व्हाट्सएप मैसेज पर तलाक देकर किसी की जिंदगी को नर्क में झोंक देते थे। लेकिन फिर भी इस कानून को खत्म करने में देश को 70 साल लगे, क्योंकि इस मुद्दे को वोट बैंक की खातिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। बहुत आभार है कि आपने जो हम लोगों के लिए किया है। एक बहुत संघर्ष के बाद में हम लोगों को जो आजादी मिली है, आने वाली पीढ़ी इस दर्द से बचेगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार करती हूँ सर। सर आइए, फिर भी सवाल बहुत सारे हैं लोगों के। देखिए, मैं एक बंदे ने मुझे लड्डू खिलाया है तो मैं एक तो दूंगा, मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगा। ये हमारी सरकार के आने के पहले से लड़ रही थी, और अब आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था इनके केस पर, याद है ना? जब मैंने आज हाउस में कहा, जब मैं उस समय कानून मंत्री बना तो मैं मोदी जी के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ, और हम खड़े रहे और देखिए आज अंतिम जीत हो गई। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकारें पहले भी आई थी, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की लड़ाई की आवाज पहले भी उठाई गई थी। तब राजनीति ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर चर्चा तक नहीं होने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तब कानून बनाने की हिम्मत दिखाई जब राज्यसभा में उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं था।
प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 8 साल में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कड़े निर्णय लेने का साहस किया तो बड़े फैसले लेकर दुश्मनों के दुस्साहस को करारा जवाब भी दिया। पाकिस्तान ने जब हदें पार की तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने सरहदें पार करके उसे ऐसा सबक सिखाया जिसने पिछले 70 साल के इतिहास को बदल कर रख दिया। 18 सितंबर 2016 बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ये लोग उरी को कौन भूल सकता है? ये तारीख जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया, 19 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। पूरा देश गुस्से से उबल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी एक गहरी खामोशी ओढ़े थे। जो इनके आतंकी शिविर हैं उनको ध्वस्त किया जाए। इस समय जो बात होनी चाहिए वो है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव बाय इंडिया। पाकिस्तान का दुस्साहस बड़ा था, जवाब भी बड़ा देना था, लेकिन बीते दशकों का भारत पाकिस्तान का इतिहास दोनों देशों के बीच रिश्ते तोड़ने, व्यापार प्रतिबंध या चेतावनियों तक ही सीमित रहता था। सबकी निगाहें इस बात पर लगी थीं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कदम उठाते हैं। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। प्रधानमंत्री मोदी ने वो संभव किया जो भारत के इतिहास में अब तक असंभव था। उरी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना के जवानों ने पीओके में घुसकर चुन चुन कर आतंकियों और उनके लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया और उरी का बदला पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। पाकिस्तान के होश उड़ गए और दुनिया भारत के इस रुख से अवाक रह गई। कौन सोच सकता था कि अमन की आशा और सदाए सरहद वाला भारत पाकिस्तान के दुस्साहस पर तांडव करेगा, भारत सरहद पार करके और घर में घुसकर इस तरह मारेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस साहसिक निर्णय ने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमा दी, क्योंकि ये वो हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं हुआ। मगर जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया
कि भारत की सीमाओं को ठीक ढंग करना इतना सरल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को सबसे तगड़ा डोज था, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फरवरी 2019 पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के हमले में 40 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस बार ऐसे जवाब की उम्मीद देश कर रहा था जिसके बाद पाकिस्तान की रूह कांप जाए, और वाकई ऐसा जवाब मिला जो हिंदुस्तान के इतिहास में भारतीय शौर्य का नया अध्याय लिख गया। छब्बीस फरवरी 2019 पाकिस्तान के आसमान से भारतीय वायुसेना के बम्बर से आतंकी तबाह हुए, उनके आका तबाह हुए, एक एक जवान के बलिदान का बदला ले लिया गया। हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं, थोड़ा देर पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां। वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है खेल वहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान के पलटवार को नेस्तनाबूद करते हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। हालांकि कुछ समय वो पाकिस्तान की कैद में रहे, लेकिन हिंदुस्तान के गुस्से को देखते हुए 60 घंटे के अंदर पाकिस्तान उन्हें ससम्मान भारत की सीमाओं में छोड़ गया। युद्ध नीति और पाकिस्तान की कुटिल नीति को कैसे जवाब प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल में मिला, उसने पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ दी। पाकिस्तान में खौफ ऐसा हाई हुआ कि वहां की संसद तक में सुनाई पड़ा। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए। पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी भी एक मजाक बन गई, और भारत पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने में कामयाब हुआ जो अब तक की एक बड़ी मिसाल है। सरहद पर सीज फायर है और पाकिस्तान में भारत की शान के कसीदों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया। मोबाइल में बैंक, मोबाइल में पासबुक, मोबाइल से कारोबार, यानी कैशलेस इकोनॉमी वाले भारत का जिक्र। सबको लगता था जिस देश में कैश जेब में रखना फैशन हो, सारे लेन देन कैश में होते हैं, जहां छोटे छोटे पेमेंट का बड़ा बाजार हो, वहां डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा और मोबाइल की तकनीक से हर कोई कैसे वाकिफ हो सकता है? मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि 10 रुपए का लेन देन भी करोड़ों लोग डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है, और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। मोबाइल की एक क्लिक से पैसे के लेन देन की सोच आसान नहीं थी, खासतौर पर तब जब देश के बड़े हिस्से के बारे में ये अवधारणा बन चुकी थी कि उन्हें तो मोबाइल चलाना तक नहीं आता। लेकिन आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 40% भारत करता है। 2015 में 76.1 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट करने वाला भारत 2022 में अभी तक 234.6 लाख करोड़ के डिजिटल पेमेंट्स तक आ चुका है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने विश्व इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान शुरू करने का कदम उठाया था। ये अभियान था जीरो बैलेंस पर देश के गरीबों का बैंक खाता, यानी जनधन खाता।
गरीबों के लिए बैंक खातों का ख्याल न तो कभी किसी के मन में आया था, न कभी इस ओर कोई प्रयास किया गया। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस मेगा स्कीम को 8 साल हो गए हैं। इस दौरान अभी तक 45.41 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में अपने जनधन खाते में 1,67,145.80 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की। जनधन खाता बैंकिंग सिस्टम ने पूरे देश का मिजाज ही बदल दिया। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। भारत सरकार के 53 मंत्रालयों की 313 योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा जमा करती है। जनधन खाते के बिना ये शायद संभव नहीं हो पाता। जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में असंभव को संभव बनाने वाले फैसलों पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।